इंटीग्रेटेड सर्किट, छोटा सा चिप जो उसके अंदर उसके दिमाग की तरह काम करता है। अब हमारा यहां पर कोशिश होगी कि वो चिप कैसे बनता है और कैसे काम करता है उसके बारे में जानकारी लें। इसको वीएलएसआई टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्यों वीएलएसआई टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और इसकी एक लैब हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करती है जहां पर कि हम बच्चों को कैसे वो चिप को डिजाइन करते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, उसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है। वीएलएसआई का मायने क्या है अभी थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पे ये वो काला सा छोटा सा चिप जो कि किसी भी कैलकुलेटर में या आईपॉड, आईपैड या मोबाइल फोन में लगाया जाता है, जिसके बिना वो सर्किट काम नहीं कर सकती। अगर इसकी टाइमलाइन देखें कि कैसे कैसे इसका इजाद हुआ या कैसे कैसे इसके बारे में कार्रवाई हुई, तो ईसा से 500 साल पूर्व से ही इस पे ऐसी मशीन बनाने की कार्रवाई शुरू से चलती आई है जिससे कि हम सिर्फ अपने दिमाग में गणना ना करें या उंगलियों पे गणना ना करें, कोई मशीन लेके गणना करें। जो आप सभी जानते हैं, अबैकस करके एक छोटा सा टूल होता है जो कि चाइनीज ओरिजिन का है, जिसमें कि कुछ मोती पिरोए होते हैं एक लकड़ी के ऊपर और डंडी के ऊपर, और उसको इधर उधर करके हम उसको काउंटिंग करते हैं। तो एक तरह की छोटी सी मशीन है जो कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने के काम में आती है। 1821 के आसपास मैकेनिकल कंप्यूटर जिसमें कि गियर्स वगैरह मूव करके कोई कैलकुलेशन होती है, मैं आगे आगे उसके चित्र दिखाऊंगा, और वो कम से कम इस कमरे के बराबर हुआ करता था। उसके बाद 1939 में पहला इलेक्ट्रिकल वर्जन उस कंप्यूटर का, वो कंप्यूटर कोई खास काम करने वाला कंप्यूटर नहीं होता था, सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने वाले, इससे ज्यादा काबिलियत नहीं। आपका कैलकुलेटर शायद ज्यादा ताकतवर है आज की डेट में जितना कि ये जिनके बारे में मैं 1821 या 1939 के बारे में बता रहा हूं, ये सब बहुत साधारण काम करने वाले थे, लेकिन मानव ने इसकी कल्पना करी और इसकी संरचना करने की कोशिश करी। तो पहली बार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करके उसको बनाने की कोशिश की गई। 1971 में पहला ईमेल भेजा गया। ये सब जो है ये अमेरिका की बात की जा रही है। इंडिया में इसमें 10 साल और 15 साल और जोड़ दीजिए। तो पहला अमेरिका में ईमेल, जिसको कि आज सभी लोग यूज करते हैं, 1971 में भेजा गया। 1973 में फर्स्ट कंप्यूटर विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप सब विंडोज यूज करते हैं, आपको पता है आइकन्स हैं, प्रेस करिए कुछ ना कुछ यूटिलिटी खुल जाती है, तो उसको बोलते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी चित्र के द्वारा किसी भी कार्रवाई के बारे में दिखाया जाए, कुछ शब्दों के द्वारा नहीं। पहले जो कंप्यूटर आते थे उसमें हर चीज शब्दों में देनी पड़ती थी। आज की डेट में कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है, लेकिन उस चित्र को पहचानता है, तो क्लिक करता है और बहुत सारा काम आपका हो जाता है। और उसके बाद 1975 में पहला अफोर्डेबल कंप्यूटर, यानी जो कि एक आदमी की तनख्वाह में या 5-7 साल की तनख्वाह में खरीदा जा सके, उस तरह का कंप्यूटर जिसको हम आज की डेट में पीसी या लैपटॉप कहते हैं, उसका पहला वर्जन 1975 में आया। वो भी ऐसा था कि शायद आपको पूरी एक कार लेके उसमें लेके जाना पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा और ज्यादा पावर कंज्यूमिंग था। 1983 में अमेरिका में इंटरनेट का इजाद हुआ, जहां की कंप्यूटर से कंप्यूटर पे बातचीत की जा सकती है। इंटरनेट, ऐसे आप समझते होंगे, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि हम किसी भी कंप्यूटर से बिना बताए कि कौन से और दूसरे कंप्यूटर से बात करनी है, अपना मैसेज भेज सकते हैं। वो कंप्यूटर कहीं भी हो सकता है, बगल में या अमेरिका में, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और 1994 में, ये सब अमेरिका का बता रहा हूं, इसमें 10 साल और जोड़ सकते हैं, वेब सर्फिंग शुरू हो गई, यानी जिसको इंटरनेट आप समझते हैं कि गूगल किया या क्रिकइन्फो किया और क्रिकेट मैच का स्कोर पता कर लिया। ये सब जो काम है इसे वेब सर्फिंग बोलते हैं, यानी वेब के ऊपर आप तैरते रहिए और पता करते रहिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, उसको वेब सर्फिंग बोलते हैं। 1994 में चालू हुई, इसी में 10 साल जोड़ेंगे तो इंडिया के हिसाब से ये लागू हो जाता है। तो लगभग इस तरह से ईसा पूर्व से स्टार्ट होते हुए आज की डेट तक कंप्यूटर का प्रोग्रेस हुई है। अब ये पुराने चित्र में दिखाना चाहता हूं, जिसमें कि 1822 में इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बाबेज ने पहला स्टीम के द्वारा चलने वाला कंप्यूटर बनाने, या कैलकुलेटर जिसे कह सकते हैं, बनाने की कोशिश की गई। और इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे मैकेनिकल गियर्स वगैरह लगे हुए हैं, और इसमें चलने में आवाज भी होती होगी, समय भी लगता होगा, और कैलकुलेशन शायद दिमाग से तेज जाता होगा, लेकिन इसमें समय लगता होगा। लेकिन पहली कोशिश हुई जिसके द्वारा किसी मशीन के द्वारा ये ऑटोमेटिक तरीके से कैलकुलेशन हो सके। इसी तरह से वो भी एक मशीन है, चार्ल्स बाबेज की चित्र है। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन उसी चीज का
ये क्रिएट किया गया। आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी दीवार के ऊपर इस कंप्यूटर को बनाया गया, और इस कंप्यूटर को, जिस तरह का कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, उसको उठा के ले जाना, इधर उधर कहीं ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। एक भी तार हिल गई तो सारा काम रुक जाएगा। इसी का फर्क, इसी में जो VLSI डिजाइन है उसमें कुछ काम करने की कोशिश। एलन ट्यूरिंग बहुत फेमस नाम है कंप्यूटर युग में, और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में ज्ञान दिया। जो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होते थे उसमें जो इक्विपमेंट यूज होता था वो आप देख सकते हैं कि ये इक्विपमेंट है। अगर आप नहीं पहचानते तो मैं बता सकता हूं कि इसमें ये बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, डायोड्स हैं, कैपेसिटेंसेस हैं, और ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं जिन्हें कि ट्रांजिस्टर्स भी बोलते हैं। वैक्यूम ट्यूब शायद आपने कभी देखा नहीं हो, लेकिन 3 शब्दों का नाम जरूर सुना होगा, कैथोड, एनोड और ग्रिड। तो जब कैथोड और एनोड लगाते हैं तो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन की धारा प्रवाहित होती है, और अगर बीच में कोई इलेक्ट्रोड लगा के हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव देके उस धारा को तेज या धीरे कर सकते हैं तो उसको कंट्रोलर या ग्रिड कहते हैं। तो धारा को तेज करें या धीरे करें, ग्रिड के ऊपर कंट्रोल करके हम चेक कर सकते हैं। एनोड कैथोड का काम केवल इलेक्ट्रॉन की धारा को एक से दूसरी तरफ लेके जाना है। तो एक तरह से जो बीच का पार्ट है, ग्रिड जिसे बोलते हैं, जिससे कि हम धारा को तेज या धीरे करते हैं, वो एक ट्रांजिस्टर का काम करता है। जब धारा धीरे चलती है तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस बढ़ गया, और जब धारा तेज चलती है तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस घट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिस्टर हुआ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टर हुआ। यानी कभी रेजिस्टेंस बढ़ा लिया, कभी रेजिस्टेंस घटा लिया। और अगर ये रेजिस्टेंस सडनली बढ़ा दिया, सडनली घटा दिया, तो एक स्विच की तरह काम करता है कि धारा कभी प्रभावित हो रही है और कभी नहीं हो रही है। तो इस स्ट्रक्चर को, जिसे हम वैक्यूम ट्यूब्स भी कहते हैं, इसको ट्रायोड वॉल भी कहते हैं, ये एक ट्रांजिस्टर यानी स्विच की तरह यूज होता है। तो ये स्विच लगे हुए हैं और ये बहुत सारी तारें और कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ये केवल एक स्लॉट है और ऐसे हजारों स्लॉट लगा के कंप्यूटर तैयार होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक एक वैक्यूम ट्यूब कम से कम 100-100 ग्राम की होती है, तो ये कम से कम कई किलो का ये छोटा सा स्ट्रक्चर होगा। इन्हीं तरह के बहुत सारे स्लॉट्स को जोड़कर ये कंप्यूटर तैयार किया गया, जिसको कि पहला प्रोफेशनल कंप्यूटर कह सकते हैं, ENIAC 1946 में, जिसको कि फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम दिया जा सकता है। यह भी कंप्यूटर आपके आज के अच्छे कैलकुलेटर से कम ताकत रखता था, जबकि आप देखिए साइज कितना बड़ा है, और शायद पूरे हॉल में एक आएगा, और इसको पावर देने के लिए आपको एक बड़ा जनरेटर या एक पावर स्टेशन लगाना पड़ेगा, तब जाके ये काम कर सकता है। तो फिर इसमें बदलाव कैसे आया? बदलाव इस तरह से आया कि पहले वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, उसके बाद ये वैक्यूम ट्यूब दिखाई दे रही है, वैक्यूम ट्यूब को थोड़ा कॉम्पैक्ट किया गया सेमीकंडक्टर यूज करके, और इसको ट्रांजिस्टर का नाम दिया गया। ये ट्रांजिस्टर है, इसमें सेमीकंडक्टर यूज किया, यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम यूज किया, और ये वैक्यूम ट्यूब है जिसमें कि वैक्यूम में इलेक्ट्रोड कैथोड लगा के स्विच बनाया गया। ये भी एक स्विच है, ये भी एक स्विच है, और ऐसे बहुत सारे ट्रांजिस्टर को इसके अंदर लगाने के बाद ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसे चिप कहते हैं, जो सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में आजकल लगाया जाता है। तो पहले सर्किट कुछ इतनी बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर और इतने बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स, बहुत भारी, उठाने में मुश्किल, कांच का है, वैक्यूम है, जैसे ट्यूबलाइट है, टूट जाए तो बेकार, वो सारी समस्याएं इसके साथ हैं। बहुत ज्यादा झटका नहीं ले सकता, कुछ और ज्यादा नहीं कर सकता। उसको फिर उन्होंने ये वाली चीजें यूज करके, यानी ये सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर यूज करके एक पीसीबी के ऊपर लगाया, और ये कुछ पहले से ज्यादा हल्का हुआ और ज्यादा मैनेजेबल है। ये अगर गिर भी जाए तो शायद ज्यादा इतना नुकसान ना हो, लेकिन इसका तो झटका लगने पे भी नुकसान हो सकता है। लेकिन ये भी लोगों को पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा इसमें भी मुश्किल आती है, टूट सकता है, गिर सकता है, बिखर सकता है। इसको सबको बांध के एक छोटे से पोर्शन में पैक कर दिया जाए, जिसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट कहेंगे। तो फिर यहां से चले यहां से चले यहां पर, फाइनली इंटीग्रेटेड सर्किट बन गई। अब इस इंटीग्रेटेड सर्किट में इतनी ज्यादा नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स या ट्रांजिस्टर्स जोड़ दिए गए हैं कि जैसे कि 10 करोड़ छोटे छोटे पीसेस इसके अंदर डाल दिए गए। जब 10 करोड़ लोग किसी सिटी में होते हैं तो उस सिटी में बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। 10 करोड़ मिलकर, 10 करोड़ की जनता आपके आगरा में है, सारे आगरावासी मिलकर अगर कोई काम करें, जैसे हम लोग खेत में काम करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को अगर इस छोटे से पोर्शन में डाल दिया जाए तो इसमें बहुत ताकत आ सकती है और आप बहुत सारे काम इससे ले सकते हैं। यही एक पर्पस है इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने का। अभी तो आप शायद यूज टू नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़ेंगे या कहीं जाएंगे, बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं अपने एग्जीबिशंस वगैरह के लिए, वो देखते हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट्स, ये सारे आईसीज हैं,
ये सारे ट्रांसफॉर्मर्स, आईसी, कैपेसिटर, रेजिस्टेंसेस वगैरह हैं और इनको तारों से जोड़ा गया, तो लगभग एक जंगल सा बन गया। इसमें से एक भी तार अगर टूट जाए तो फिर आपको ये नहीं पता कि कौन सी तार कहां से टूट गई। इसको ढूंढना, समझना और जोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए ये फ्रेजाइल है, यानी बड़ा डिफिकल्ट है। इसको जहां रखा है वहां तो यूज हो सकता है, लेकिन इसको उठा के कहीं ले जा नहीं सकते। आप अपना मोबाइल फोन बड़े आसानी से यूज करते हैं, पटक भी देते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सस्ता इतना हो गया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारा इसलिए हुआ क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट्स बन गई। इस सर्किट को इतना सुदृढ़ बनाया गया कि इसमें कोई ज्यादा नुकसान ना हो, थोड़ी बहुत तोड़फोड़ या उतार चढ़ाव से। तो मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं कि पहले इतना कॉम्पैक्ट बनाया गया कि आसानी से ले जाया जा सके, लेकिन फिर भी इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंसेस लगे हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, और ये फिर भी बहुत भारी है, हालांकि छोटा कर दिया गया। उसके बाद प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आए, जिसके एक बोर्ड के ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स को सोल्डर कर दिया गया और इसको फिर भी मैनेजेबल बनाया गया। बाद में इसको मिनिचराइज करके एक इंटीग्रेटेड सर्किट में रिड्यूस कर दिया गया। तो ये है आज की टेक्नोलॉजी जो कि अवेलेबल है। किसी एक साधारण से चिप के अंदर, यानी जो कि 30 साल पुराना चिप हो, इस तरह की सर्किट सब अंदर ही अंदर बनी हुई है। कैसे बनती है मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये सब बनी हुई है। इसको बनाने के बाद सील कर देते हैं। सील करने के बाद वो चिप कहलाता है। उसको आप पटकिए, जो मर्जी करिए, उसमें कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि वो कंप्लीटली उसमें सील हो गया है। ठीक है, तो ये जो तारे हैं ये इसको बाहरी दुनिया से कनेक्ट करती हैं, बाकी सारी सर्किट इसके अंदर है। ये बहुत पुराना इंटेल का 1971 का एक चिप है जो कि साधारण काम करता है, कोई ज्यादा पावरफुल काम नहीं करता। अगर आज के इंटीग्रेटेड सर्किट को देखा जाए तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट है और ये एक 50 पैसे या 1 रुपए का कॉइन है। उसके हिसाब से देख सकते हैं कि कितना छोटा, 1.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर में कम से कम 1 से 10 करोड़ ट्रांजिस्टर, यानी छोटे छोटे स्विचेस आसानी से डाले जा सकते हैं। ये जो रंगीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये कलर नहीं है, ये सर्किट के अलग अलग फॉर्म्स हैं जो कि इसके अंदर डाले गए हैं। आप शायद इसके अंदर एक साधारण ट्रांजिस्टर को देख भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा डेंस है। जैसे समझ लिए कि आप 50 किलोमीटर ऊपर जाके आगरा को देखें तो किसी एक आदमी को देख नहीं पाएंगे, सिर्फ हरा और पीला और सलेटी सा दिखाई देगा। जहां सलेटी है मकान बने हुए हैं, पीला है तो मैदान है, और हरा है तो घास फूस है। इससे ज्यादा कुछ नहीं देख पाएंगे। उसी तरह से आपको यहाँ पर अलग अलग कलर्स में अलग अलग तरह की सर्किट्स दिखाई दे रही हैं। इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर आप इसमें देख नहीं सकते क्योंकि ये बाल में, एक बाल की जो मोटाई होती है उसमें भी 100 ट्रांजिस्टर आ जाते हैं। इतना छोटा ट्रांजिस्टर होता है। तो अगर शब्दों में देखा जाए तो इसका इजाद वीएलएसआई का, जो मैं अभी फिर बताऊंगा वीएलएसआई का मायने क्या है, नीचे आके वीएलएसआई समझ में आएगा क्या है। तो 1940 के आसपास एक ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या सेमीकंडक्टर का ट्रांजिस्टर जर्मेनियम या सिलिकॉन लेके बनाया गया बेल लैब्स में, अमेरिका में। 1950 में पहला इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें कि 4 से 6 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे को एक फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। मुझे नहीं पता आप फ्लिप फ्लॉप जानते हैं कि नहीं जानते। फ्लिप और फ्लॉप का मतलब है कभी इसमें 0 होगा और कभी इसमें 1 होगा। जब आप उसे इनपुट देंगे तो 0 में चला जाएगा और जब आप उसे इनपुट देंगे तो वो 1 स्टेट में चला जाएगा। जैसे कि स्विच होता है, कभी आपने प्रेस किया तो ऑन हो गया और कभी आपने प्रेस किया तो ऑफ हो गया। ऑफ है तो ऑफ ही रहेगा, ऑन है तो ऑन ही रहेगा। जब आप चाहेंगे तो चेंज करेंगे। इसको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बांधा जाए, इसको एक फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। फ्लिप फ्लॉप यानी दोनों साइड में वो कर सकता है। तो पहला आईसी केवल एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप जो कि 6 से 8 ट्रांजिस्टर के द्वारा बनाया जा सकता है, बनाया गया था। 1960 में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें करीब 10 ट्रांजिस्टर लगाए गए, उसको हमने बोला एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। फिर 1960 के लगभग अंत में 100 ट्रांजिस्टर एक चिप पे डाले गए, बहुत बड़ी बात थी, और उसको बोला गया मीडियल स्केल इंटीग्रेशन। 1970 के आसपास 1000 ट्रांजिस्टर एक चिप पे डाले गए, उसको बोला गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या एलएसआई। और फिर 1980 के आसपास 10,000 से ज्यादा ट्रांजिस्टर एक चिप के ऊपर डालने की पॉसिबिलिटी आई और लोगों ने उसको कह दिया वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बहुत अधिक मात्रा में किसी एक छोटे से चिप के ऊपर ट्रांजिस्टर डाल के उनको कनेक्ट किया जाए, इस टेक्नोलॉजी को वीएलएसआई बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें करीब 10,000 से 1 लाख ट्रांजिस्टर्स तक डाले गए हैं। आज की डेट में अब आप इसको करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, यानी 1 अरब ट्रांजिस्टर एक छोटे से चिप जिसकी की चौड़ाई लंबाई 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर के करीब होती है, उसमें डाले जा सकते हैं। 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर में 10 करोड़ से 1 अरब ट्रांजिस्टर डालें तो सोचो कि एक ट्रांजिस्टर का साइज क्या है, और वो ठीक से काम करता है और आपस में कनेक्टेड है और कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बना रहा है।
इतनी छोटी जगह पर एक ट्रांजिस्टर को ठीक से बना पाना अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में जब सफलता हासिल करी तभी ये वर्ड VLSI या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नाम बहुत पॉपुलर हुआ। आज की डेट में कंप्यूटर हमें मदद करता है इन तरह की सर्किट्स को डिजाइन करने और टेस्ट करने में, इसीलिए आज ये आसानी से कोई भी थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ बना सकता है। तो अगर इस युग को देखा जाए तो ये युग की प्रोग्रेस आप पढ़ नहीं सकते, इसको मैं अलग से बताऊंगा। इस युग की प्रोग्रेस आप देखें तो इस कर्व की तरह हुई है, शुरू में बहुत स्लो और फिर एकदम से बड़ी तेज, क्योंकि कहाँ एक दो ट्रांजिस्टर से 1 अरब ट्रांजिस्टर अगर हम एक चिप के ऊपर डालें तो प्रोग्रेस कुछ ऐसी ही दिखाई देगी। इनमें से कुछ चीजें आप देख सकते हैं, याद करते हैं, समझते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये पुराने तरह का कंप्यूटर है, ये बहुत ही पुराने तरह का पोर्टेबल कंप्यूटर है। ये सब पोर्टेबल कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं, इंटेल 386, ये आईसीज वगैरह बनाए, कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह यहाँ पर आई, और उसके बाद मोर मॉडर्न चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपके मोबाइल म्यूजिक सिस्टम्स या पीसीज या मॉडर्न लैपटॉप्स, ये सब आज की डेट में प्रोग्रेस हो रही है, और आप देख सकते हैं कि कर्व बड़ी तेजी से ऊपर को जा रहा है। इसके पीछे, इस कर्व के पीछे एक इंसान जिसने कि इंटेल कॉरपोरेशन बनाया, या इंटेल कॉरपोरेशन यानी वो इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा चिप बनाती है, जो सारे कंप्यूटर्स में लगभग सभी कंप्यूटर्स में इंटेल का एक चिप होता है। पेंटियम नाम सुना होगा आपने, वो पेंटियम जो कंप्यूटर का चिप है वो इंटेल कॉरपोरेशन बनाता है। पहला आईसी भी इंटेल ने ही बनाया था। इंटेल के स्टार्ट करने वालों में से एक थे गॉर्डन मूर, और उन्होंने उस समय 1970-80 में उनको लगा कि जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, शायद ये प्रोग्रेस ऐसे ही अगर चलती रहे तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कितने ट्रांजिस्टर एक चिप में आएंगे, ये लगभग हर साल डबल हो जाएगा। ये साधारण सी बात उन्होंने 1980 में कही थी, लेकिन वो कुछ ऐसी बात लगी जैसे कि हमेशा के लिए वो सही हो गई। अगर आप प्रोग्रेस देखें 1960 से लेकर 2010 तक, तो लगभग एक सीधी लाइन को ये प्रोग्रेस कर रहा है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख ट्रांजिस्टर्स को जोड़ते ये करीब 10⁹ यानी 1 करोड़ 10 करोड़ ट्रांजिस्टर के बराबर यहां पर पहुंच गया। इनमें से बहुत सारे नाम आप जानते होंगे, पेंटियम प्रोसेसर्स, आइटेनियम प्रोसेसर्स, ये सब अवेलेबल हैं। 1G, 2G, ये समझते होंगे मोबाइल फोन की जनरेशन हैं, 1G, 2G, 3G, 4G, बहुत सारे स्कैम्स भी हुए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आई। आपके वो फोन जिसमें कि मल्टीमीडिया यानी आप मूवीज को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो 3rd जनरेशन मोबाइल फोन्स हैं, और जिसमें केवल टेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं, वो 2nd जनरेशन मोबाइल फोन्स हैं। तो ये मूर्स लॉ बहुत पॉपुलर मूर्स लॉ है। किसी से VLSI में बात करेंगे तो मूर्स लॉ की बात शुरू की जाएगी। इसमें कहा जाएगा कि द डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर्स डबल एवरी ईयर, हर साल कितने भी ट्रांजिस्टर उसमें डालते हैं उससे दुगने हो जाते हैं। अगर पहले 20 डालते थे तो 40 हो जाएंगे, 100 डालते थे तो 1000 हो जाएंगे, इस तरह से करके डबल ट्रांजिस्टर्स हो जाते हैं। इसी को कई तरह से देखा जा सकता है, ये भी ईयर दे रखा है, और कैलकुलेशंस पर सेकंड पर $1000 आप 50,000 के करीब होता है। तो अगर आप देखें तो द कैलकुलेशन की कॉस्ट जो है वो कम से कम होती जा रही है। ज्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं उसी 50,000 रुपए के अंदर आज की डेट में, और ये प्रोग्रेस हुई है वैक्यूम ट्यूब से लेके इंटीग्रेटेड सर्किट्स की वजह से। अगर और भी आप देखना चाहें तो मूर्स लॉ 1965 में बताया गया। ट्रांजिस्टर प्राइस पर $, कैसे कैसे कम हुआ। पहले $10 का एक ट्रांजिस्टर पड़ता था, यानी $10 का मतलब 500 रुपए का, और अब आप देख सकते हैं कि इतना कम कॉस्ट इसकी आ गई है कि ये कहा जाता है कि एक ट्रांजिस्टर की जो कॉस्ट है अखबार में छपे हुए किसी एक लेटर के बराबर होगी। एक अखबार 3 रुपए या 4 रुपए का आता है, उसमें एक लेटर की क्या कीमत होगी आप सोच सकते हैं। 1 रुपए के 10 लाख में भाग के बराबर होगी, क्योंकि इतने सारे लेटर्स उसमें होते हैं, ABCD कितने सारे लेटर्स होंगे। एक ट्रांजिस्टर की कॉस्ट लगभग एक छपे हुए अखबार के लेटर के बराबर होगी, जबकि अखबार 3 रुपए का आता है। अगर ट्रांजिस्टर के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का साइज माइक्रोमीटर्स में, यानी 1 मीटर का 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। और आप देख सकते हैं कि 1970 में ये 10 माइक्रोमीटर के बराबर था, 2020 में ये लगभग 1 माइक्रोमीटर का भी 100वां हिस्से तक छोटा रह जाएगा। ऐसे एक प्रोग्रेस हुई है इसकी, और लगातार आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं, जिसको कि अगेन मूर्स लॉ की तरह से समझा जा सकता है। ट्रांजिस्टर पर चिप
इन टर्म्स ऑफ मिलियंस, यानी 10 लाख के काउंट के हिसाब से अगर आप देखें तो 1970 से लेके आज की डेट तक ट्रांजिस्टर का नंबर जो है वो लगातार एक सीधी लाइन की तरह बढ़ा जा रहा है। ये भी मूर्स लॉ का ही एक वर्जन है। स्पीड अगर देखें, सीपीयू आज का जो कंप्यूटर आता है वो 3 गीगाहर्ट्ज टू 4 गीगाहर्ट्ज के आसपास आता है, तो आप करीब करीब यहां पर आ गए। ये 4 सीपीयू ये 3 to 4 गीगाहर्ट्ज के आसपास आ गया। 2000 से 2010 के आसपास ये स्पीड आ रही है। तो स्पीड भी आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है। साइज ट्रांजिस्टर का छोटा होता जा रहा है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बढ़ते जा रहे हैं। जो डिले है, यानी एक ट्रांजिस्टर एक इनपुट लेता है फिर एक आउटपुट देता है, उसमें जो डिले है पिको सेकंड्स में 10⁻12 सेकंड्स के हिसाब से अगर काउंट किया जाए तो उसमें भी गिरावट आ रही है। बड़े ट्रांजिस्टर से छोटे ट्रांजिस्टर की तरफ ये लगातार फास्टर से फास्टर होते जा रहे हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा स्पीड मिलती जा रही है। स्विचिंग एनर्जी, यानी एक 0 से 1 से 0 जाने में जो एनर्जी लगती है, वो भी एनर्जी अगर आप देखें, बड़े ट्रांजिस्टर में ज्यादा एनर्जी, छोटे ट्रांजिस्टर में कम एनर्जी कंजम्पशन भी कम होता जा रहा है। आपका मोबाइल फोन 10 साल पहले 15 मिनट की चार्ज, हर 15 मिनट का चार्ज करना पड़ता था, आज की डेट में 3 दिन या 4 दिन के बाद चार्ज करना पड़ता है। इससे पता लगता है कि उसमें पावर कंजम्पशन कम से कम होता जा रहा है। आपका एक कैलकुलेटर में एक सेल 1 साल चल जाता है, कई कैलकुलेटर में तो सोलर एनर्जी से ही काम चल जाता है। इससे पता लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम होती जा रही है। ये एक स्ट्रक्चर मैंने यहां पर दिखाया जो सेमीकंडक्टर में बनाए हुए ट्रांजिस्टर का सर्किट है। आपको नहीं समझ में आएगा इसमें क्या है, लेकिन आप ये तो समझ ही रहे हैं कि ये एक बिल्डिंग की तरह कुछ चीजें खड़ी हैं, कुछ चीजें लेटी हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं, इन सबको बनाना है। तो कई बार इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन को कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि एक पूरी सिटी का प्लान बनाना है। सिटी बनाने में क्या मुश्किल काम है, बहुत सारे मजदूरों को लगाओ, ईंट से ईंट जोड़ के बना देंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं बनाना, आपको इस जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर जाके ऊपर से ईंटें फेंकने हैं, सीमेंट फेंकना है और चंबल सेंध फेंकनी है और अपने आप जाके सेट होकर दीवारें बन जाए, छत बन जाए। क्या ऐसा हो सकता है? यही चीज आपको करनी होगी वीएलएसआई टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इतने छोटे साइज में कोई आदमी जाके वहां पर सामान या चित्रों को बना नहीं सकता। ये साइज यहां से यहां तक 1 माइक्रोमीटर का 100वां हिस्सा है, यानी एक बाल में 10,000 यानी ऐसे चीजें आ जाएंगी। इतनी चौड़ाई इसकी है, आप आंख से देख भी नहीं सकते। और इस चीज को बनाने के लिए आपको अगर बनाना है तो आप वहां पर मजदूर बैठ के बना नहीं सकते, आपको ऊपर से सामान फेंकना होगा और अपने आप ही बनना होगा। ये कैसे पॉसिबल है? यही चीज है। ये एक्चुअल बनी हुई इंटीग्रेटेड सर्किट का डिजाइन है। आप देख सकते हैं कि कितनी एलोबरेट तरीके से पूरा का पूरा काम किया गया, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाने वाले आर्किटेक्ट ने पूरा डिजाइन किया हो। कौन सी तार कहां जाएगी, कौन सी चीज कहां कनेक्ट करेगी, ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। जो टेक्निक इसमें यूज की जाती है उसे कहते हैं फोटोलिथोग्राफी। फोटोलिथोग्राफी यानी पत्थर को काट के मूर्ति बनाना, जो प्रोसेस है इसको लिथोग्राफी बोलते हैं। अगर लाइट को यूज करके ये काम किया जाए, ये स्टेंसिल यूज करके ये काम किया जाए, जैसे कि बाटिक प्रिंटिंग में भी होता है और स्टेंसिल वगैरह यूज करके भी करते हैं, तो इसको फोटोलिथोग्राफी बोलेंगे। तरीका क्या होगा? इस सरफेस के ऊपर आपको ये बनाना है, तो क्या करेंगे आप? इस सरफेस के ऊपर एक ऐसा मटेरियल डालेंगे जिसे बोलेंगे फोटोरेसिस्ट, यानी जैसे कि कैमरे की फिल्म में एक ऐसा मटेरियल होता है जो रोशनी पड़ने पर वो अपना कलर चेंज कर लेता है। तो इस तरह के फोटोरेसिस्ट लगाएंगे। फोटोरेसिस्ट लगाने के बाद इसके ऊपर मास्क लगाएंगे और इसके ऊपर लाइट डालेंगे। जहां से लाइट पास हो जाएगी उसमें मटेरियल कुछ और केमिकल हो जाएगा और बाकी जगह कुछ और हो जाएगा। फिर इसको एक केमिकल लगा के धो देंगे, तो ये कवर यहां पर आ गया और ये चीज ओपन हो गई। अब इसमें एसिड डाल के हम इस चीज को गला लेंगे, यहां से हटा देंगे और फिर ऊपर वाला मटेरियल हटा देंगे, तो ये चीज क्रिएट हो गई। इसके लिए हमें कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, स्टेंसिल लगाना है, ऊपर से लाइट डालनी है, एसिड में धोना है और उसके बाद तैयार हो जाएगा। तो ये टेक्निक यूज की जाती है, इसे कहते हैं फोटोलिथोग्राफी। जो मटेरियल यूज किया जाता है इसको यूज करने के लिए, वो 4th ग्रुप, पीरियोडिक टेबल का 4th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, आपको पता है डायमंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। ये बैड कंडक्टर है, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर हैं, अर्धचालक हैं, यानी जब चाहो इनको चालक बना लो और जब चाहो इनको इंसुलेटर बना लो या कुचालक बना लो। इसी तरह से एक इंटीग्रेटेड सर्किट में आपको क्या क्या चीजें होती हैं? 3 चीजें होती हैं। ऐसी सरफेस जिसमें कि करंट फ्लो नहीं हो सकता, ऐसी तारें जहां पे करंट जा सकता है, और ऐसी डिवाइसेस जो कि स्विच की तरह काम कर सकती हैं। तो ऐसा मटेरियल जो कि तीनों तरह काम कर सकता है, कुचालक की तरह, चालक की तरह और स्विच की तरह, वही मटेरियल सूटेबल है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे मटेरियल हैं जिनको कि हम अगर इसमें कोई इंप्योरिटी ना डालें तो एक कुचालक, इसमें इंप्योरिटी डाल दें बहुत अधिक मात्रा में तो चालक, और अगर इसमें पी और एन टाइप की इंप्योरिटी डाल दें तो ये एक स्विच की तरह काम करने लगता है।
तो यानी इसमें इंप्योरिटी डालिए ना डालिए, इसका बिहेवियर चेंज हो सकता है और हम इससे कोई भी काम ले सकते हैं। तो इसीलिए ये सिलिकॉन और जर्मेनियम काफी यूजफुल मटेरियल्स हैं। वैसे ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हर एटम से बराबर दूरी पर दूसरा एटम है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं तभी ये एक कुचालक की तरह काम करेंगे, अदरवाइज पाउडर के फॉर्म में ये चालक की तरह काम करेंगे। जैसे कि डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है। ग्रेफाइट पेंसिल है जिसको कि रगड़ने पर वो लिखती है, लेकिन डायमंड से आप कांच को काट सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो हार्ड हो जाता है और कंडक्ट नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट फॉर्म में वो कंडक्ट करता है। हर बैटरी में एक काली सी रॉड होती है, वो कार्बन की रॉड होती है, वो कंडक्टिंग है। तो कार्बन कंडक्टिंग भी है, कार्बन इंसुलेटिंग भी है। कार्बन से आप किसी भी तरह से काम ले सकते हैं। इस तरह सिलिकॉन भी जब चाहे कंडक्टर हो जाता है, जब चाहे नॉन कंडक्टर हो जाता है, उसमें इंप्योरिटी डालने पर। तो जरूरत इस बात की है कि हम सबसे पहले एक इंसुलेटिंग मटेरियल लें और उसमें कंडक्टर बनाएं, तभी तो काम बन सकता है। तो शुरू में हमें एक क्रिस्टलाइन मटेरियल लेना पड़ेगा और उसमें इंप्योरिटी डाल के उसको कंडक्टर बनाना पड़ेगा। तो क्रिस्टलाइन मटेरियल लेना सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि सिंगल क्रिस्टलाइन मटेरियल कहीं पर दुनिया में मिलता नहीं है। पाउडर के फॉर्म में मिलेगा, कार्बन भी ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलेगा। वो डायमंड बनाने के लिए माइंस में या जमीन में दबे हुए हजारों साल के बाद वो डायमंड बनता है, साधारण फॉर्म में वो डायमंड नहीं है। तो सिलिकॉन मट्टी में बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन क्रिस्टलाइन सिलिकॉन नहीं आसानी से मिलता। सोलर पैनल महंगे इसलिए हैं क्योंकि उसमें जो सलेटी रंग की डिस्क लगी हुई है वो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन है, वो बहुत महंगी है। तो सिलिकॉन को बनाने के लिए पहले सिलिकॉन को प्योरीफाई किया जाता है, फिर उसे मेल्ट किया जाता है और फिर उसको धीरे धीरे करके बाहर निकाला जाता है, जिससे कि वो एक के बाद एक से सटते 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 पूरा क्रिस्टलाइन फॉर्म में बन जाए। ये बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत महंगा भी है। उसके बाद ये एक सिलेंडर की तरह बन जाता है। इस सिलेंडर में बहुत सारे स्लाइस काट काट के हम वो डिस्क बना लेते हैं जो कि सोलर पैनल में लगी होती हैं, 4 से 6 इंच चौड़ी और बहुत ही पतली। उनको बोलते हैं वेफर, जो इनको काट काट के बनाया जाता है। ये पूरा एक सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन है। ये आरी है जिसको काटते जा रही है और काटने के बाद ये ऐसा दिखाई देता है, बिल्कुल स्मूथ, चमकता हुआ और बहुत ही पतला। इसकी मोटाई 1 मिलीमीटर के बराबर और इसकी चौड़ाई 12 इंच के बराबर करीब करीब होती है। तो इसको वेफर बोलते हैं। जैसे कि आपका पोटैटो वेफर जो होता है, जो चिप्स आप खाते हैं, बहुत ही फ्रेजाइल होता है, पतला और बहुत लंबा, आसानी से टूट जाता है। ठीक है, तो फिर इसको फिर सफाई करके हम इसको तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद इसके ऊपर फोटोलिथोग्राफी की प्रोसेस के द्वारा बहुत सारे चिप्स बनाते हैं। ये एक चिप है और इसे बहुत सारी कॉपीज चिप की तैयार करी। इन चिप्स को फिर हम जैसे कि दिखाया गया 1961 में छोटा सा चिप बनाया गया उसी फोटोलिथोग्राफी के द्वारा। 1963 में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड, 1967 में इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया और फिर 1970 में अगर आप देख सकते हैं कि एक मेमोरी बनाई गई जो कि 1000 बिट स्टोर करती है। आज जो मेमोरी आपके लैपटॉप में लगी होती है वो 4 गीगाबिट्स की होती है, 10 की पावर 9, और यहां पर है 10 की पावर 3, यानी एक छोटे से चिप में 10 की पावर 3 मेमोरी आएगी। और आज की डेट में जो आपको अवेलेबल है वो 10 की पावर 9 के बराबर मेमोरी आ जाती है एक चिप में। तो यह बहुत पुराना है, 1970 का। आज की डेट में इससे काफी प्रोग्रेस हुआ है। ये पहला माइक्रो प्रोसेसर है जो कि दिखाया गया 1971 में। आप देख सकते हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया जिसको देखना मुश्किल, और 1972 में और कॉम्प्लिकेटेड, और 1974 में आप देख सकते हैं कि पूरी एक नगर या सिटी के बराबर इसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर जोड़ जोड़ के सर्किट बनाई गई। आज की डेट में तो आप उस ट्रांजिस्टर को देख ही नहीं सकते। सब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कंट्रोलर है, एक मेमोरी है, एक मोशन एस्टिमेटर है, एक सिग्नल प्रोसेसर है, बस बड़े बड़े नाम हैं और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे सर्किट्स लगाए गए। तो अगर हम देखें 25 साल पहले 10 माइक्रोमीटर का एक ट्रांजिस्टर बनता था और उसके बाद सब इसको एक माइक्रोमीटर या माइक्रोलिथोग्राफी या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। सब माइक्रोन में 1 माइक्रोन तक, डीप सब माइक्रोन में 0.35 माइक्रोन का ट्रांजिस्टर, आज की डेट में 0.25 माइक्रोन से 0.15 माइक्रोमीटर का ट्रांजिस्टर बनता है। अभी आपने डॉक्टर विशाल साहनी की टॉक सुनी होगी, उसमें नैनो की वर्ड यूज किया गया। नैनो लिथोग्राफी जब की जाए तो 0.1 माइक्रोमीटर यानी 100 नैनोमीटर से छोटा साइज जब बनाते हैं तो हम उसका नाम नैनो लिथोग्राफी करते हैं। लेकिन अगर आप इस सब पूरी टेक्निक को देखें तो ये टेक्निक कैसी है, इतने बड़े पहाड़ को काट काट के छोटी सी एक बॉल या एक मूर्ति बनाई जाए।
इसको बोलते हैं लिथोग्राफिक प्रोसेस। काट काट के यानी तराश के छोटी सी चीज बनाई जाए। आदमी कहते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ काट के इतनी छोटी चीज बनाई, क्या हम एटम को जोड़ जोड़ के इतनी बड़ी चीज नहीं बना सकते? बना सकते हैं, और उसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। तो आज की डेट में हम जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं, पहाड़ को काट के मूर्ति बना रहे हैं। लोग कहते हैं ऐसा क्यों करते हैं, एटम को जोड़ के मूर्ति क्यों नहीं बना सकते? वो प्रोसेस जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि साइज अब इतना छोटा हो गया। एक एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 नैनोमीटर में 1000 एटम आ जाते हैं। तो फिर 100 नैनोमीटर में कुछ 10,000 या 20,000 एटम्स होंगे। 20,000 एटम्स को जोड़ना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जो कि एटम को जोड़ जोड़ कर किसी आकृति को बनाने का काम हो, उसको नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जब तक आप इंजीनियर बनेंगे, आप बढ़ेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी अपने आप में क्रियान्वित हो जाएगी। आज की डेट में जो यूज करते हैं वो भी लिथोग्राफी यूज करते हैं, लेकिन जब तक आप बढ़ेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी साधारण तरह से यूज की जाएगी। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी आ रही है कि जो मास्क है, इसको यूज जब हम करते हैं, इसके ऊपर रोशनी डालते हैं, तो ये रोशनी सीधे सीधे चित्र नहीं बनाती है, बल्कि फैल जाती है, और फैलने से इसकी परछाई जो है बहुत शार्प नहीं पड़ती है। तो फिर जो इस मास्क को हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा जो कि जो चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा। ये स्टेंसिल चाहता है कि ऐसे बने, लेकिन बन रहा है ऐसा। इसी को बोलेंगे रेजोल्यूशन। अगर ये चित्र जैसा चाह रहे हैं वैसा ही बन जाए तो हम कहेंगे हाई रेजोल्यूशन, और अगर ऐसा ना बन पाए तो लो रेजोल्यूशन। और इसका नियम ये है कि न्यूमेरिकल अपर्चर यानी इसका साइज और लैम्डा जो कि वेवलेंथ हमने यूज करी है, यानी रोशनी का कलर जो यूज किया है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो रेजोल्यूशन 4 हो जाएगा, और अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो आसानी से काम हो जाएगा। कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि इतने बड़े दरवाजे में अगर हम एक बड़ी बॉल को फेंकेंगे तो शायद साइड से टकरा जाए, लेकिन अगर हम एक छोटे से टीटी की बॉल को फेंकेंगे तो आसानी से पार हो जाएगी। तो जब बॉल का साइज उस दरवाजे के साइज के बराबर हो जाएगा तो साइड से टकरा सकती है, और अगर बॉल का साइज बहुत छोटा होगा दरवाजे के हिसाब से तो आसानी से पास हो सकती है। जो बॉल का साइज है वो रोशनी का कलर है यानी वेवलेंथ है, और जो साइज है वो न्यूमेरिकल अपर्चर है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जब वेवलेंथ के साइज के बराबर हो जाता है तो फिर जो उसकी शैडो है वो ठीक से नहीं बन पाती है। इसलिए हमें लगातार चेंज लिथोग्राफी में करना पड़ता है, और ये स्ट्रक्चर्स बनाने की काबिलियत बनानी पड़ती है। और आगे जाके हम देखेंगे कि जो लिथोग्राफी प्रोसेस है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन बीम यूज करके लिखने की कोशिश की जाएगी। इसको भी मैं छोड़ता हूं। एक और चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब हम इतने छोटे साइज की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाते हैं तो आपके हवा में जो कीटाणु हैं या बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं कि किसी कांच के कमरे में बड़े बड़े पत्थर फेंक दिए जाएं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये चीजें आपको आंख से नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन्स हैं, यानी जो फूल के ऊपर छोटे छोटे जो कण होते हैं जिसको कि मक्खी इधर से उधर ट्रांसफर करती है, पॉलन ग्रेन्स, पराग, ठीक कहा आपने, उसके कण आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। सिलिका के पार्टिकल्स या राख के पार्टिकल जो है यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और कुछ सॉल्ट के पार्टिकल्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं। साइज देख सकते हैं 2 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन के आसपास, और हम सर्किट्स बना रहे हैं 0.1 या 0.01 माइक्रॉन्स। तो ये इतने बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं इतने छोटे बड़े कांच के ऊपर। ये दिखाई दे रहा है पराग के कण इस सर्किट के ऊपर। आप देख सकते हैं कि अगर एक पराग का कण भी सर्किट बनाते हुए बीच में आ गया तो वो इस सर्किट को खराब कर देगा। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि ये चिप को बनाते हुए हम ऐसे कमरे में काम करें जो कि एक्सट्रीमली क्लीन रूम कहलाता हो, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी चीज, बाहरी चीज ना आ सके। ये दिखाई दे रहा है हमारे बाल एक सर्किट के ऊपर रखे जाएं तो देखिए कितने बड़े लोहे की रॉड की तरह दिखाई दे रहा है। एक बाल भी अगर इस पे गिर जाए तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये हमारी चमड़ी से निकलने वाली खाल का पीस है, ये देखिए फ्लेक्स ऑफ स्किन है यार, या ये नेल पॉलिश का पार्ट है जो साधारण किसी के हाथ से भी निकल सकती है। ये बॉल पॉइंट के ऊपर एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये सब बहुत डेंजरस हैं सर्किट बनाने के लिए, और इन सब से पीछा छुड़ाना पड़ता है। इसलिए हमारे पास बहुत स्पेशलाइज क्लीन रूम्स बनाने पड़ते हैं इन सर्किट्स को बनाने के लिए, इसीलिए इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा आती है। तो इस क्लीन रूम में हम इंश्योर करते हैं कि मुंह से, सांस से निकलने वाले पानी के पार्टिकल्स भी ना निकलें, पूरी तरह से इसे ढका जाता है। ये दिखाई दे रहा है किसी सर्किट के ऊपर कोई फॉरेन पार्टिकल, देखिए कैसे जाल सा बन गया इसके ऊपर, कहां से आया नहीं जानते। ये किसी क्या कहते हैं, मकड़ी के द्वारा बनाए गए जाले का पार्ट दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे इस सर्किट के ऊपर ये लोहे की रॉड्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। एक और खास चीज है कि हम मोबाइल फोन्स या कंप्यूटर्स की तो बात करते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम इस इलेक्ट्रॉनिक्स का फायदा
अपने इंसान की जो कमियां रह जाती हैं, यानी इस आदमी के पैर नहीं है तो हमने इसको आर्टिफिशियल पैर लगा दिए, अगर हमारी आंख ना हो, हमारा कान ना हो, तो क्या हम इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करके देख सुन सकते हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो उसको बोलते हैं न्यूरल प्रोस्थेसिस, यानी एक आर्टिफिशियल अंग लगा के हम वो चीज देख सकें। अगर आप पैदा होते ही अंधे हैं या आप कान से सुन नहीं सकते, तो क्या कोई तरीका है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स लगा के आपके ब्रेन को कन्वे किया जाए कि भाई ये चीज दिखाई दे रही है आपको, ये आप देख लीजिए? उसके लिए क्या जरूरी होगा? उसके लिए जरूरी होगा कि ब्रेन कैसे काम करता है ये समझ लें और फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ब्रेन को दें और वो उसको समझ सके। तो हार्ट में पेसमेकर लगाया जाता है। जब हार्ट आपका कमजोर हो जाता है तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा दी जाती है जो हार्ट को लगातार पंप करने की ताकत देता है, उसको बोलते हैं पेसमेकर। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं और उनका हार्ट अटैक होता है तो उनको अक्सर पेसमेकर यहां पे लगा दिया जाता है। बहुत सारे लोग चल नहीं सकते तो उनको मस्कुलर इंप्लांट्स लगाते हैं, मैं इसके बारे में भी दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग सुन नहीं सकते क्योंकि उनके कान के अंदर का जो मशीन है वो बीमारी से खराब हो गई या कुछ और होगा, तो उसमें कॉक्लियर इंप्लांट करके लगाते हैं। आंख का रेटिना अगर अब खराब हो जाए तो उसमें एक कैमरा लगा के हम आंख को तैयार कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रेटिना इंप्लांट। अगर आंख से ब्रेन तक जाने वाली नर्व खराब हो जाए तो फिर हम ऑप्टिक नर्व इंप्लांट कहते हैं। और अगर सीधे मस्तिष्क में हम डायरेक्टली इनपुट देना चाहें तो उसको बोलेंगे कॉर्टिकल इंप्लांट। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्विकली दिखाता हूं, 2-1 मिनट लगेंगे। ये वो लड़की है जो कि पैदा होते ही इसके पैर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खड़े हो सकते, इसका पैर कांपता था। तो उन्होंने ये किया कि ब्रेन में से एक सिग्नल निकाल के इसके पैर में वो तार लगा दी जिससे कि उसको इनपुट मिलने थे, क्योंकि वहां से जो उसकी कोशिकाएं थी वो बीमारी से खराब हो गई थी, तो ब्रेन उसके मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो उन्हें आर्टिफिशियल तारें डाल के उसकी मसल्स को इनपुट दी। उसके बाद बड़ी होने के बाद जो लड़की देखिए साधारण तरह से काम कर रही है। तो ऐसा पॉसिबल है इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बना के, क्योंकि पावर भी बहुत कंज्यूम करते हैं, छोटे भी बहुत होते हैं, हम ऐसा पॉसिबल है कि यहां से ब्रेन से सिग्नल्स लेके उसके पैरों में लगा दें और उसको काम में ला सकें। मैं इसका एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। ये दिखाया है कि आंख के अंदर जो रेटिना है उसको हम एक कैमरा लगा के रिप्लेस कर सकते हैं। ये काम हो चुका है लैब्स में और अब धीरे धीरे करके हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हो गया है। यहां से जाने वाली ऑप्टिक नर्व के ऊपर भी क्लैंप लगा के इनपुट दी जा सकती है और डायरेक्ट कॉर्टेक्स में कुछ वायर्स लगा के, यानी ब्रेन में डायरेक्ट वायर्स लगा के भी हम बहुत सारे सिग्नल्स डाल सकते हैं। कान की अगर ये मशीन, जिसे कॉक्लिया कहते हैं, अगर वो खराब हो जाए उसको भी रिप्लेस किया जा सकता है। ये तो हमारे दिल्ली में एम्स में भी ये पॉसिबल है कि वो किया जा सकता है। ध्यान रखें, सुनाई न देने के 2 तरीके। एक बाहर से मशीन लगा के आप एम्पलीफाई करते हैं और उसको सुना देते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कान के अंदर एक कॉक्लिया करके मशीन होती है, वो सही होनी चाहिए। अगर वो भी खराब हो गई तो आप कभी जिंदगी में सुन नहीं सकते। उसको सुनने के लिए एक आर्टिफिशियल चिप लगा के हम इनपुट लगा सकते हैं। मैं इसको भी दिखाने की कोशिश करता हूं आपको 1 सेकंड में। सबसे पहले कॉक्लियर इंप्लांट आपको दिखाता हूं। ये कॉक्लिया के अंदर ऐसे बाल होते हैं जो कि आवाज आने पर हिलते हैं और ये सिग्नल ब्रेन को पास करते हैं। ये सर्च करके पता किया गया। इसको रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक से और आप देखिए कैसे। ये कान में आवाज गई, यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है जिसने इसको सुना, प्रोसेस किया और तैयार किया ब्रेन के लायक, और फिर इसको यहां से ट्रांसमिट करके सिर के बाहर लगी हुई मशीन में ले गए, उससे ट्रांसमिट करके दिमाग के अंदर लगाई गई एक इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी में उसको ट्रांसफर किया। उसने उसको रिसीव किया और रिसीव करने के बाद तार के द्वारा यहां पर लाए और ये कॉक्लिया जो होता है, जो कि सबके पास नॉर्मली जो आसानी से सुन सकते हैं उसके पास होता है, वहां पर ले आए और वहां पर ये चिप लगा दिए गए जो कि इनपुट लेकर उन कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स को ये पास करता है और ये न्यूरॉन्स फिर उसको ले जाके ब्रेन के अंदर वहां ले जाते हैं जहां पर सुनाई देता है और आपको सुनने का आभास होता है। ये चीज अगर आपके पास नुकसान हो गया तो फिर हम इस चीज को इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो ये था कान की रिपेयर जो पॉसिबल है। अब आंख का कैसे रिपेयर हो सकती है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये सब तभी पॉसिबल है क्योंकि हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बना पाते हैं जो कि बहुत छोटी हैं और उनका काम वही है जैसे कि ब्रेन का काम है, और वो पावर जो कंज्यूम करते हैं वो बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं। ऐसा दिखाई देता है आदमी को जब उस अंधा हो जाता है, तो कुछ नहीं दिखता। तो क्या करते हैं कि एक चश्मा लगाते हैं, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाते हैं। अगर आप साधारण देख सकते हैं तो ऐसे देखेंगे, और अगर आपको एक चिप लगा दिया जाए जो कि बहुत लो ग्रेड का हो
तो आपको ऐसा आभास होगा कि कोई इंसान शायद खड़ा है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर उस चिप में थोड़ी और प्रोग्रेस की जाए तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देने लगेगा, और अगर थोड़ी सी और तरक्की की जाए तो फिर ऐसा दिखाई देगा। आज की टेक्नोलॉजी में इससे ज्यादा साफ कैमरे के द्वारा आप आर्टिफिशियल विजन नहीं क्रिएट कर सकते। करते क्या है, यहां पर एक कैमरा लगाएंगे, कैमरे के द्वारा हम इनपुट, यानी कैमरे लगे हुए हैं, यहां से इनपुट लेंगे और इसको इससे ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर हमने इंटीग्रेटेड सर्किट लगा रखा है जो कि इसको रिसीव करेगा। ये देखिए सर्किट यहाँ पर लगाया हुआ है, तो ये इमेज ई की यहाँ पर कॉल करेगी। देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट है यहाँ पर, और यहाँ से फिर इनपुट जो है वो मस्तिष्क को भेजी जाएगी जो कि इसको रिजॉल्व करेगा। मैं और आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, एक मिनट की मूवीज हैं। इसमें एक ऐसा इंसान दिखाया गया जो कैमरे से देख रहा है, जैसे उदाहरण दे सकता है, लेकिन वो कैमरे से देखने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं अंधा होता और मुझे विजन दिया जाता तो मैं कैसे दिखाई देता। ये कैमरे से देखने की कोशिश कर रहा है। Replacing it with what scientists think will soon be possible for even those who don't have eyes. What I saw was pretty crude, a series of dots. But compared to seeing nothing, this could be. ये अपना नॉर्मल विजन छोड़ के वो देखना चाह रहा है जो कि आर्टिफिशियल विजन के द्वारा इंसान को दिखाई देगा। अब आपको दिखाया जाएगा। A familiar eye test gives a better idea of what the device helps जब आप आई its टेस्ट users करने जाते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, For the और आप totally इसको क्या दिखाई दे रहा है ये blind, दिखाएंगे। E doesn't stand for easy. But physicists and computer scientists are confident that by transmitting what a camera sees to electronics surgically implanted on the brain, they can recreate vision. The E emerges. This small black chip is what's critical. It's surgically implanted on the brain. Whatever the headset-mounted camera sees is sent to a processing unit, which translates it into simple patterns. Those are then wirelessly transmitted to the chip. Its electrodes stimulate the brain's neurons, creating an image in the brain without the need for any connections, biological or mechanical, to a patient's eyes, or indeed, इतने सारे इलेक्ट्रोड दिखाने पर आपको यही दिखाई दे सकता है। इससे ज्यादा करेंगे तो ज्यादा अच्छी पिक्चर बनेगी। On the surface of the brain at the back, कहने का मतलब है कि अगर आपका रेटिना खराब हो जाए और आप आर्टिफिशियल रेटिना लगाएंगे तो उसमें कितने डॉट्स से वो चित्र बनाएगा, उसके हिसाब से क्वालिटी आएगी। अगर डॉट्स कम हैं तो कम क्वालिटी का चित्र होगा, और ज्यादा डॉट्स हैं तो ज्यादा क्वालिटी का चित्र होगा। तो फिर ऐसा कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा डॉट्स पास किए जाएं और ज्यादा क्लियर हो। तो देखिए इसको क्या दिखाई देगा, यहाँ इंसान है जो हाथ हिला रहा है, लेकिन इसके ब्रेन में जो इनपुट जा रही है वो कुछ ऐसी जाएगी। जिसको दिखाई नहीं देता उसको इतना भी दिखाई दे जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसको तरक्की कहा जाएगा और धीरे-धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट where you can see people and objects moving around. You're getting a lot more information that you can never get from a cane or guide dog. जिसको बिल्कुल ना दिखाई दे रहा उसको इतना सा दिखाई दे जाए तो कम से कम वो अपना रास्ता ढूंढ सकता है, अपने आप को कहीं जा सकता है। ये वो लोग हैं जो किसी भी हालत में किसी भी तरीके से अपनी आंख से देख नहीं सकते कभी भी, क्योंकि उनके अंदर का ब्रेन का पार्ट सब खराब हो चुका है। एक बहुत अच्छा सा छोटा सा पार्ट और दिखाऊंगा जिससे कि आपको बड़ी खुशी होगी कि मेडिकल तरक्की कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा हुई है। एक ऐसे इंसान को बारे में दिखाया जा रहा है जो कि जिसके हाथ बिल्कुल बेकार हो गए हैं और वो अपने हाथ से कुछ कप या पानी उठा के पी नहीं सकता, लेकिन उसके दिमाग में इच्छा तो है कि मैं ये करना चाहता हूं। उस इच्छा को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से कैप्चर किया और रोबोटिक आर्म में उसको ताकत दे दी। जब वो सोचता है कि रोबोटिक आर्म एक कप को उठा के मेरे पास लाए तो फिर वो मूव करता है और वो कप लाके उसको पिलाता है। As though they were reaching out themselves with their own limb, and the robotic एक लेडी है वो सोच रही है, उसके हाथ नहीं चल सकते, उसके हाथ बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, लेकिन उसकी सोच को कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से रोबोटिक आर्म लगा के मूवमेंट कराया। इसमें काफी टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन उसके बाद ये ताकत आ जाती है। function the same way years after that original injury. It is possible for people to use their thoughts to control devices, either a computer or a robotic arm. To the outside, a computer translator converts the pattern of pulses into something that is a command. ये देखिए रोबोटिक आर्म धीरे-धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे इस चीज को पकड़ा जाए। शुरू में मूवमेंट बहुत स्लो है, खराब है, लेकिन धीरे-धीरे इंप्रूव हो जाए। Something that when all of us saw it for the first time. ये कह रहे हैं कि हमें बड़ी खुशी हुई जब इस लेडी ने पहली बार एक कॉफी का मग उठा के अपने मुंह तक ले गई और उसे पी के दिखाया, सिर्फ सोचने से।
And that was the first ये time in देखिए nearly सर्किट लगा 15 यहाँ से years वायर और that इससे she had कनेक्टेड हो रही picked up anything and been able to drink from it solely of her own volition. There was a moment of true joy, true happiness. खुशी उसको हो रही है कि मेरे हाथ नहीं चल रहे थे, मुझे एक नया हाथ मिल गया जिससे कि मैं I think an important advance in the entire इसने लेके इसको field वापस रखा of brain-computer interfaces, that it was really a moment where we helped somebody do something that they had wished to do for देखिए वो many साइंटिस्ट भी years. बड़ा खुश होता है इसको देख के कि देखिए मेरी तरक्की से This is the कितना culmination आभास हुआ। of मुझे इतना ही more दिखाना than a था, decade शुक्रिया। of work, beginning with